आपका और सुहेल अहमद साहब का असल मसला क्या है? तो आपका फार्म हाउस भी रेडी होने लग गया है, कपिल शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है, राखी सावंत भी आ रही है। अमानुल्लाह साहब वॉशरूम बार बार जाते थे, देखिए आप जाने नहीं देते। बबू राना ने बहुत अरसा आपको नहीं छोड़ा, लेकिन ही सेड मुझे 24 घंटे पहले एकदम ख्याल आता है, जो भी छोड़ता है व्लॉग्स करने लग जाता है। दानिश्वरी नहीं, दानिश्वरी करनी है तो फिर बैठ के। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमने इंटरव्यू किया है आफ्ताब इकबाल साहब का, जिसमें हमने उनसे पूछा है कि वो पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं, कौन कौन सा आर्टिस्ट जो है वो दोबारा ज्वाइन करने जा रहा है। सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल की कंट्रोवर्सी चल रही थी और लोग दे दनादन वीडियोस बना रहे हैं उन पे। उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज ज्वाइन किया है आफ्ताब इकबाल साहब ने। इनसे बात करते हैं, ज़रा देखिए क्या कहा है उन्होंने। सर मुझे बताइएगा, आपका और सुहेल अहमद साहब का असल मसला क्या है? थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल दें। अब इस पे मैं तो शेर सुनाऊंगा आपको, शेर में समझने की कोशिश करें कि किस जुस्तजू में जिस्म जलाते हैं रात दिन, सच पूछिए तो इसकी हमें भी खबर नहीं। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि सुहेल अहमद का तस्करा जो है, मेरा तो रिकॉर्ड मौजूद है ना, रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें। बंदा जब थोड़ा, हमारी ट्रेजेडी है कि हम रिसर्च नहीं करते, हमारे पास डाटा ही नहीं होता, हम बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते बाद में हैं, बल्कि बाद में भी नहीं सोचते। मैंने जब भी तस्करा, और ये मैं मेरिट पे बात करता हूँ, सुहेल का तस्करा मैंने जब भी किया है, बड़ा ये नहीं कि मैंने मोहतात होकर बात की है। सुहेल के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ वंडरफुल कॉमेडियन। बस मेरे उससे जहाँ इख्तलाफात होते हैं मैंने उस दिन बता दिए थे कि भाईजान दानिश्वरी नहीं, दानिश्वरी करनी है तो फिर बैठ के, फिर वो मकालमा है, फिर वो डायलॉग है, वो डिस्कशन है, फिर वो बैठ के करते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, मैं वहाँ आता हूँ तो वहाँ पे बैठ जाएंगे, आपके फोरम पे बैठ जाएंगे, मेरे फोरम पे आ जाइएगा, तो वो अलग बात। लेकिन वो कोई ऐसा आपने देखा होगा कि सुहेल साहब ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, रिबट नहीं किया। और मुझे यकीन है कि सुहेल साहब देखते सोचते होंगे कि वो मैंने रवा रवी में बातें क्या, और उस दिन भी उन्होंने ये कहा था कि यार खाम खा मैंने वो जो है ना उसको ऐसे ही खाम खा इतना वो कर दिया। मेरा वहाँ पे बोलना जो है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप खामोश रहते, ये जो बरसाती मेंढक हैं इन्हें मौका ही ना मिलता। भाई उन्हें भी तो मौका मिलना है ना, उनके हिस्से का रिस्क भी यहीं कहीं खिलारा हुआ है, उन्होंने कलेक्ट करना है। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है, मैं आज आपके फोरम पे भी ये बता रहा हूँ कि सहाफ़ती जो नॉर्म्स है ना, उनके तहत अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देता है, कोई आपके बारे में एक बात करता, ये एक इल्ज़ाम था कि मैंने किसी बुज़ुर्ग की जो है शान में को गुस्ताखी की है, ये इल्ज़ाम था। बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, बुलडोज किस तरह करता है, आकड़ बड़ी है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये ओपिनियन है। और ओपिनियन का हक इवन मेरे मुलाजमीन को हासिल है, ये तो कोई बात। और मैं जिनका मुलाजिम रहा हूँ आज तक, उन्होंने भी मुझे ये हक दिया है कि वो आज मेरे दोस्त हैं। मेरे बॉसेस जो हुआ करते थे वो मेरे दोस्त हैं, और नहायत शानदार दोस्त हैं। मैंने इसलिए हक, ये जो इल्ज़ाम, मसलन एक बड़ा ही प्यारा आदमी, नहायत शानदार आदमी है अकमल घुमन साहब, मैं बड़ा मुतासर हुआ उस बंदे की नरम खोई से, बड़ा उसका स्टाइल से। तो बड़े प्यार से उसने बातें की, एक दो छोटा भाई मतलब है, दे आर ऑल यंगस्टर्स इंक्लूडिंग यू। लेकिन बात यह है कि एक जगह पर आके समहाउ अनइंटेंशनली ही क्रॉस्ड द लाइन। सर कोई मैसेज नहीं आया सुहेल अहमद साहब का कि व्लॉग्स का सिलसिला खत्म कर दें अब, या वीडियोस बनाना? नहीं, सुहेल अहमद, मुझे यकीन करें, मैं सुहेल अहमद को आप सबसे ज्यादा जानता हूं। जो सुहेल अहमद के लिए बढ़ चढ़ के यूं भी कर रहे हैं ना, मैं उनसे ज्यादा जानता हूं। ये सुहेल अहमद का उसलूब ही नहीं है, वो ये नहीं करता, वो कभी ना करता है, ना करता था। और उन्होंने एंड पे आपको एक छोटा भाई भी कहा सर। इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सिर्फ गलत फहमी रफा करनी थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं 8-10 मिनट, बखुदा ये खबर है कि मैंने जब शुरू किया था ना, तो मेरी कोशिश थी कि पता नहीं 8-10 मिनट पूरे कैसे होंगे, कि मैं कैसे ये किया, इसके ऊपर बात करूंगा। देन आई रियलाइज कि नहीं, और बहुत सारी बातें साथ साथ मुझे करनी पड़ेंगी। तो वो करते करते सिलसिला बढ़ गया। मैंने उसका जवाब देना था कि वरना ये इल्ज़ाम जो है, आप इस पर खामोश हो जाएं तो ये एक तरह का टैसिट कॉन्सेंट कहलाता है, कि आप गैर एलानिया इस बात में, यानी कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो वहां पर खामोशी बनती नहीं थी। इसी तरह ये जो अकमल घुमन साहब ने एक बात की कि उनसे सरजद होगी कि आफ्ताब साहब ने यहां पे डिसऑनेस्टी की है,
तो मैंने कहा ये डिसऑनेस्टी का जवाब मुझे जरूर देना है। सोहेल अहमद साहब की कॉल आ जाती तो क्या रिस्पॉन्स क्या होता आपका आगे से? सोहेल अहमद मेरा भाई है, सोहेल अहमद इस मुल्क का असासा है, उसकी कॉल क्या आएगी मतलब है। ये सोहेल अहमद को भी पता है कि जब वो मुझे मिलेगा, जब भी मिलता है, वी क्रॉस पाथ्स ऑलमोस्ट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर। ये अफसोस की बात है कि इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी एक बहुत मसरूफ़ आदमी है। मैं इंतहाई मसरूफ़ के साथ साथ मैं वैसे ही थोड़ा सा मर्दम बेजार आदमी हूँ। सही, क्योंकि मुझे तो फारिग वक्त मिलता है तो मैं या किताब का रुख करता हूँ या मैं किसी फिल्म का रुख करता हूँ। जब मसरूफियत नहीं भी थी ना, मैं जब टोटल वेला था, जब मैं 13 घंटे फिल्मों किताबों और डिस्कशंस में ज़ाया कर दिया करता था, वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता था, मैं उन दिनों में भी लोगों से आम नहीं मिला करता था। ये इसे मेरी कोताही समझिए, ये मेरा कोई बड़ा तुर्रा इम्तियाज नहीं है। ठीक हो गया सर। अब आजकल आप चाचा बूटा के नाम से सीरीज कर रहे हैं, आर यू हैप्पी व्हाइल डूइंग दिस? मतलब एक बड़े सेट्स पे करने वाला, मतलब वो प्रोग्राम एंकर और वो सारी चीजें, सर वापसी का क्या इरादा है? और जो शो है, आपने 2 चीजें पूछी हैं, चाचा बूटा या वापसी। जी सर, दोनों का सर जवाब दे दें कंपाइल करके, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कंसाइज है। मैं इंतहाई इख्तिसार से आपको बता रहा हूं कि आपने एक फिल्म देखी है कास्ट अवे? नहीं सर, मैं टॉम हैंक्स की फिल्म है, अगर नहीं देखी तो वो देखिएगा। वो उसका तैयारा तबाह हो जाता है, वो समंदर में गिर जाता है, वो किसी एक गुमनाम जजीरे पर, जहां ना बंदा ना बंदे की जात, वहां अकेले उसे एक तवील अरसा गुजारना होता है जी। तो वो फिर छोटी छोटी चीजें डिवाइस करता है, वहां रहने का बहाना तलाश करता है, हत्ता कि अपनी एक कंपनी भी तलाश कर लेता है। एक फुटबॉल उसे तैरता हुआ कहीं से मिल जाता है, उसकी आंखें और चेहरा बना के उसे एक अपना हमजाद बना के उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर देता है। आप यूं समझिए कि इस कैफियत में जिससे मैं गुजर रहा हूं, इसमें चाचा बूटा वो फुटबॉल है, चाचा बूटा वो सिनेरियो है। ये छोटी छोटी चीज़ें, अकेला चाचा बूटा ही नहीं, मैंने कुछ ना कुछ तो करना था। तो मेरी एक्टिविटी, और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कहाँ यार, मैं वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर और आज मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा हूँ। भाई द इंपॉर्टेंट थिंग इज गेम ऑन है, गेम ऑन रहनी चाहिए। जिस दिन गेम ऑफ होती है उस दिन आप ऑफ हो जाते हैं। सर कोई नया शो आने वाला है? कोई जुनैद इकबाल साहब ने बताया है कि कुछ आपने उन्हें फ़ोन कहा है और कहा है कि तेल शेल ला लो, वो तैयारियां फड़ लो, और वो स्टूडियो आपका फार्म हाउस भी रेडी होने लग गया है। और कुछ जो है बातें की जा रही थी कि कपिल शर्मा ने भी ज्वाइन कर ली है दुबई में, राखी सावंत भी आ रही है। सर इसमें क्या हकीकत थी या सर ये सिर्फ रूमर्स थी? नहीं, ये बिल्कुल कपिल शर्मा का तो मैंने कभी जिंदगी भर कभी ऐसा नहीं ना बात की है, ना कभी ऐसा आइडिया दिया था कि मेरा एक प्रोड्यूसर था, उसकी ख्वाहिश थी, क्योंकि कपिल शर्मा उसका भी दोस्त है, मेरा भी भाई है, दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है। तो उसका ख्याल था कि वो अक्सर आता रहता है, और उन दिनों वो आ रहा था, हत्ता कि मुझे तारीख भी याद है, 23rd, आई डोंट रिमेंबर द मंथ, 23rd को उसने दुबई आना था। तो हमने सोचा ये था कि एक जॉइंट प्रोग्राम करते हैं, एक प्रोग्राम तवील दौरानिए का, जिसमें टीम खबरहार भी होगी और टीम कपिल शर्मा भी होगी, यानी टीम आफ्ताब एंड टीम कपिल शर्मा। एक दिलचस्प, ये नहीं कि कोई मुकाबला बैतबाजी होगा, शरारतें होंगी, मजेदार सा एक गेट टुगेदर ही हो जाए तो मजा आ जाता है। ये था प्लान। समहाउ वो इसलिए नहीं हो सका कि मेरी टीम में रखना अंदाजियां, हर चीज में अल्लाह ताला, मेरा ईमान है ही कि अल्लाह ताला अच्छा नहीं करता, बेहतर नहीं करता, बेहतरीन करता है। बेशक ये जो दोस्त गए हैं उनके जाने से चीजें बेहतर हुई हैं मेरे लिए। वरना इसी से सवाल जोड़ूंगा, आपको दूं, छोड़ने वाले आर्टिस्ट वापस कैसे इकट्ठे कर लेते हैं? कोई कौन सी जादू की छड़ी है जो सारे वापस चले जाते हैं आपके? एक लम्हा, मुझे सिर्फ एक लम्हे में मैं बात कंक्लूड ये कर दूं कि अगर ये मेरे पास आज भी होते और मुझे ये पता चला कि यहां रहकर मैं ये शो कर ही नहीं सकता, खबरहार नहीं कर सकता मैं इस पूरे पैराफर्नेलिया के साथ, तो आप अंदाजा करें पूरे साल की तनख्वाहें इस गरीब आदमी को पड़ रही होती। तो इसलिए अल्लाह ने ये बेहतर किया। ठीक हो गया। बाकी वापस कैसे लाते हैं, जादू की छड़ी कोई नहीं है, एक अट्रैक्शन होती है, एक खिंच पड़ती है, तांग पड़ती है दिलों में। तो जिसने आना होता है वो अपनी आमद का, अपना इजहार करता है इंटेंट का। तो ये कोई ईगो का मसला तो होता नहीं ना, यहां पे कोई तोड़फोड़ करके तो गया नहीं होता, ऐसे ही है। वो जो तोड़फोड़ अंदरूनी होती है वो क्योर हो जाती है, तो इससे कोई वो मामला नहीं। अगला सवाल पूछूंगा सर,
आपने हस्बे हाल भी किया, उसके बाद आपने खबरनाक भी किया, खबरदार भी किया, खबरदार भी किया, खबर यार भी किया, खबरदार, फिर उसके बाद खबर हार भी किया। मतलब ये काफ़ी आपने प्रोग्राम्स किए। इसमें सबसे बेहतरीन कामयाब प्रोजेक्ट कौन सा था? आप किसे क्लेम करते हैं सर? सारे बेहतरीन थे। खबरनाक से आगाज हुआ था, खबरनाक ने जाग लगाई थी इस नौयत का जो प्रोग्राम था। बल्कि उससे पहले हस्बे हाल के बारे में भी कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह खबरनाक बेहतरीन था। आगे खबरदार ने अंत कर दिया। खबरदार ने तो काम बहुत उठा लिया। फिर मुझे मौका मिला खबरजार करने का कि मैं इन सब को लेकर, उस वक्त तो मेरे पास ओवर क्राउडेड था। उसका नुकसान ये हुआ कि जो बहुत आला पाए के परफॉर्मर्स थे वो सेकंड फिडल पे आ गए। उन बेचारों को मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा, जिनमें मुबीन गबोल सरे फहरिस्त है। अंदाजा करो कि यानी मेरी टीम के जो मेन प्लेयर्स में, ओपनिंग बैट्समैन में से जो लोग थे वो महसूस कर रहे थे कि वी आर लेफ्ट आउट, कि इतने हैवी वेट्स के सामने हम क्या कर सकते हैं भला। तो वो भी हमने एक मंजर देखा। उसके बाद फिर थोड़ी सी टीम ट्रिम हुई, फिर ज्यादा ट्रिम हुई, फिर छोटे, मैंने तो काम लेना होता है और आपने देखा होगा मैं तो काम ले लेता हूं अल्लाह के फजल से। सर ये बताइएगा, आज के फनकार और पुराने फनकारों में अगर फ़र्क जाने तो बब्बू बराल के साथ जो हुआ और उन जैसे आर्टिस्ट के साथ जो हशर हुआ, आप उसकी बात कर लें, तारिक टैडी की क्या हाल हुआ, हाजी अलबेला की बात कर लें, तो आज के फनकार बेहतर हैं या वो वाले फनकार बेहतर थे? नहीं देखिए, आजकल के फनकारों में तो मैं को बहुत ज्यादा जानता ही नहीं हूं। मैं तो लगातार उन्हीं के साथ काम कर रहा हूं। अब आकर मैंने नए फनकारों की एक जो है ना एक खेप तैयार करनी है, जिसको पनीरी कहते हैं, कि ये चंद पुरानी ट्रेडिशन के नए लोग हैं और बड़े लाजवाब हैं। इनमें बड़ा टैलेंट है, बड़ा प्रॉमिस है। थोड़ी सी इनकी ग्रूमिंग, बाज लोगों की फाइन ट्यूनिंग चाहिए, उसके बाद ये बेहतरीन हो जाएंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला अगली इनिंग्स जो हमारी होगी, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया। अच्छा सर, इस पे आते हैं कि बब्बू राना ने बहुत अरसा आपको नहीं छोड़ा, लेकिन ही सेड मुझे 24 घंटे पहले एकदम ख्याल आता है और मैं फिर दुबई से रवाना हो जाता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो सर ये क्या सीन हुआ है? जो भी छोड़ता है व्लॉग्स करने लग जाता है, जो भी इधर आता है किसी शो में जाता है तो वो कोई ना कोई आपके ऊपर तनकीद करता हुए नजर आता है। तो इसकी क्या खास कोई वजह है कि व्यूअरशिप का मामला है, थंबनेल का मामला है, क्या है सर? इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालें। उसने व्यूअरशिप क्या करनी है और इन्हें वो पता ही नहीं है कि व्यूअरशिप का वो मामला। कुछ लोग तो बड़ी आबियारी करते हैं अपने चैनल्स की कि मुझे ये भी डालना है, ये भी डालना है। इनका ये मसला नहीं होता। एक चीज़ होती है गिल्टी कॉन्शियंस। वो गिल्ट जो होता है ना, वो आपको परेशान कर रहा होता है। वो कोई शिकायत करे ना करे, आपके अंदर का इंसान जो है ना, और ये आम तौर पर जो अच्छा अंदर से अच्छा आदमी जो होता है ना, उसको गिल्ट बहुत तंग करता है। जितना बंदा अच्छा होगा वो उसके अंदर शोर जो है, जो खाली मकान के अंदर का शोर होता है ना, जो वो बड़ा भयानक होता है। तो फिर उसका कैथारसिस करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए लोग बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और इसमें घबराहट भी होती है कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के वो उसमें कर देते हैं। तो बब्बू राना बेसिकली मुझे पता है ना, चूंकि मैं जानता हूं वो बुनियादी तौर पे एक अच्छा इंसान है, मेरे साथ हंडा हुआ है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इन बहुत सारों में से बहुत बेहतर इंसान है वो। तो उसने बहुत शोर मचाया था, बहुत शोर मचाया कि जी मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। और हालांकि आपने देखा बातें छोटी छोटी थी, मिस को लगाने वाली शिकायतें होती हैं, जो स्कूल में मिस को, टीचर को लगाते हैं, उस तरह की शिकायतें। कोई बड़ी बात आप मुझे खुद बताइए, मेरा सवाल है आपसे, ये मेरा आपसे सवाल है। अब तक लातादाद लोगों ने शिकायत उठाई, कोई सेंसिबल तगड़ी शिकायत, कोई सब्सटेंशियल बात जिस पर गुफ्तगू हो सके, एक मुझे आप बता दें। सर मुझे तो नहीं नजर आई कोई भी। तो है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये नहीं कि मैं बड़ा परफेक्ट, बड़ा बाकमाल हूं। मुझे पता है कि अल्लाह ताला मुझसे वो काम नहीं करवाने देता जिस पे शिकायत का मौका। हाँ, छोटी छोटी शिकायतें वो रोज होती हैं। अच्छा सर, अमानुल्लाह साहब के बारे में कहा जाता है कि जब उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मेडिकली प्रॉब्लम था, वॉशरूम का, बार बार जाते थे और आप जाने नहीं देते थे, ये इसमें हकीकत है? अमानुल्लाह को जिस तरह टेम करके मैं लेकर आया था ना कैमरे के आगे, ये या खुदा जानता है या मैं जानता हूं कि मैं बहुत अजियत का शिकार होता था जब वो बार बार उसका, क्यों उसको किसी बेवकूफ़ ने, अब ये बात भी शायद आपसे आज तक किसी ने ना की हो, किसी बेवकूफ़ ने उसको ये मशवरा दिया था कि तुसी खान साहब
जिंदगी च ओ कुछ खा पी चुके हो कि जिन्हें थोड़े गुर्दे तबाह कर देते ने। वो आगे से कहता होता था मेरे गुर्दे चंगे भले ने, तेनू किने क्या? तो कहते नहीं, ये तबाह हो जाने ने। चुनांचे किसी बंदे को जिसकी मेमोरी पे आपको शक ना हो, उससे पूछिए कि अमानुल्लाह हर वक्त अपने हाथ में क्या रखता था। एक कद्दे आदम बोतल रखता था पानी की, और जब वो खत्म हो रही होती थी तो पहले ही कह देता था दूसरी रिप्लेस कर दे। नॉन स्टॉप पानी पीता रहता था। आप मेडिकल हिस्ट्री देखें उसकी, या किसी डॉक्टर से पूछ लें किसी से, कि इतना ज्यादा पानी पीना भी गुर्दों के ऊपर बेजा बोझ डालने के मुतरादिफ है। उसको तंग कर, बार बार उसका जाना, जिस पर मैं फिर कहता था कि ना, लेकिन चूंकि उसने पानी इनटेक इतनी ज्यादा कर लेता था, जाना बनता था उसका। तो इसलिए ये वाकई मैं कोई मतलब क्या हूं, मतलब मैं सेडिस्ट हूं कि नहीं भाई तुम यहीं बैठे। उसी आदमी ने मेरे शो को वहीं पे 4 चांद लगाए। बाद में तो उसने एक बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेली, लेकिन खबरनाक में भी उसने 4 चांद लगा दिए थे। वो लाजवाब था। सही सर। सर, डू यू बिलीव इन नजर बद? यस आई डू। नजर लग जाती है, नजर बद लगती है, क्यों नहीं लगती? तो सर, कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि जिस तरह पहले प्रोग्राम बंद हुआ, फिर ये दूसरा प्रोग्राम बंद हुआ, कि नजर ही तो नहीं लग गई सर किसी की? नहीं नहीं नहीं, ये सारी नजर लगती है, लेकिन ये उतार चढ़ाव होता है। ये सारे से ये याद रखिए, ये जो नजर अगर लगी है, ये जो मामला हुआ है, तो ये बाय चॉइस है। बखुदा है, ये बाय चॉइस है। मैं अगर चाहता ना तो ये नजर ना लगती। ये सिर्फ मेरा इम्तहान था, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मैं समझता हूं जिनकी वजह से मैं इस इम्तहान में पढ़ा हूं, एक तो वो कॉज है ना जिस पे मैंने स्टैंस लिया, और मैंने हमेशा आजादी इजहार के लिए हमेशा बात की है, वो एक अलग बात है। जिनकी वजह से मैं इस झंझट में फंस गया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि कोई छोटा सा अपने, हमारी जिंदगी एक तारीख होती है, तारीख की किताब होती है। इसमें अगर कोई आपने बड़ा काम किया ना, जिसको आप याद रखें खुद, तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये स्टांस जो था। लेकिन आप देखिए, मैंने कहीं इंतहा पसंदी नहीं की। मैं कहीं यूं करके खम ठोंक के बात ना करता हूं, ना मैच्योरिटी के बाद भी इस तरह अगर आप करें तो ये, मैं तो इवन खान साहब को कहा करता था कि खान साहब पीछे एक कदम पीछे हट के ना, बैक फुट पे भी बहुत अच्छा छक्का। फिर आपकी भी बात नहीं मानी उन्होंने? नहीं, खान साहब जब नहीं मानते तो फिर नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। अनफॉर्चुनेटली वक्त साबित कर रहा है कि मेरे हारून रशीद साहब के और औरिया मकबूल जान के विचार जो हैं वो शायद प्रिवेल नहीं कर रहे। खान का स्टैंस, खान का रवैया वो प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि उसने जो किया वक्त ने साबित किया कि वही मुनासिब तरीन था। यह अलग बात है कि अगर उस वक्त वो सब कुछ हमारे कहने के मुताबिक करते तो हालात कदरे बेहतर होते, नतायज यही होते, लेकिन बेहतरी के साथ। सर, पाकिस्तान को अगले 5 साल में कहां देख रहे हैं आप? पाकिस्तान को अगर रेस्क्यू कर दिया जाए, आज भी रेस्क्यू करें, ये मेरे अंदर की, हो सकता है मैं बड़ा सब्जेक्टिव होकर बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के साथ की बदकिस्मतियां और पाकिस्तान की जुमला लॉटरियां, ये साथ साथ चलती हैं। पाकिस्तान की लॉटरी तो है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो बड़ी लाजवाब है। ज़खायर हैं उसके पास, मादनियात हैं उसके पास, ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास, सारा कुछ अल्लाह का दिया सब कुछ है। लेकिन जो किरदार की कमजोरी है ना, वो हमारी प्लेग बन गई है। अगर हम अपना किरदार ठीक कर लें, ये वाहिद बैंकरप्सी है जिसका हम शिकार हैं, हम मॉरल बैंकरप्सी का। हम फाइनेंशियल बैंकरप्सी को तो खातर में ही नहीं लाते, वो तो खुद ठीक हो। पाकिस्तान आज भी बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में आ सकता है। बड़ी खबर ही दे दें कि वापसी कब की है, और कोई कौन कौन से आर्टिस्ट दोबारा रीज्वाइन करेंगे आपको? मेरी वापसी का जहां तक ताल्लुक है, वो ऐसे ही है जैसे बारिश कब होगी ये मुझे नहीं पता, तो इसका कोई बैरोमीटर नहीं है कि मेरी कब वापसी है। मैं वापस आऊँगा, क्यों मैं वापस, मैंने आना है, हर सूरत आना है, इंशाल्लाह आना है। मैं पाकिस्तान को शायद ही कोई एक्सपेट्रियाट इतना मिस करता होगा जितना मैं कर रहा हूँ। किसको मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं पाकिस्तान से अगर रिलेटेड बात है? मैं अपने अब्बा के साथ गपशप जो है ना, नॉन स्टॉप, मैं उसे मिस करता हूँ, सबसे ज़्यादा उसे मिस करता हूँ। और कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेरी कोई इतनी लंबी चौड़ी कंपनियां हैं कोई नहीं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं
थोड़ी बहुत ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, पाकिस्तान में कर सकता था। बाकी यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, पढ़ना लिखना, फिल्म, टीवी, खबरें, अखबार, किताब, सारा कुछ मौजूद है। बाकी जिन लोगों का वापस आना, कुछ एक दो लोग हैं जो अल्लाह ने चाहा तो वो आएंगे वापस, लेकिन मुनासिब तरीन टाइम जब होगा। राइट सर। तो मैं खुद ही शो करूंगा पहले कि ये अब वक्त है, वो खुद ही आ जाएंगे। सर, आज के प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो ज़राफ़त से आ रही हैं या सही हैं आपके मुताबिक, अगर आपको उन्हें रेट करें? इन प्रोग्रामों में मां सिवाय कॉमेडी के हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, कॉमेडी मौजूद नहीं है। और कॉमेडी इतनी आम होती भी नहीं है। कॉमेडी तो नेक्टर है, नेक्टर। ये तो शहद होता है, तो तलाश करना पड़ता है, बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। कोई ऐसा सबक जो क्रक्स हो पूरी जिंदगी का कि ये मैं दे के जा रहा हूं? बस जिंदगी का क्रक्स ये है कि हर वक्त ये महसूस करते रहें कि एक ज़ात आपको 24/7 देख रही है, मॉनिटर कर रही है। आपने जो करना है इसकी मौजूदगी में करना है, ये जानते हुए करना है कि मैं इस वक्त देखा जा रहा हूं, मैं स्क्रीन पे हूं। आप हीरो भी बन सकते हैं, आप विलन भी बन सकते हैं। और याद रखिए, जिस ऑडियंस का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको जो आपके बहुत सारे मामलात पसंद और नापसंद हैं, उनमें शायद सरे फहरिस्त बहादुरी है। उसको बहादुरी बहुत पसंद है और बहादुरी को रिविजिट करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बहादुरी पढ़ानी पड़ेगी कि बहादुरी होती क्या है। बहादुरी ईसार का नाम है, बहादुरी दे देने का नाम है, झपट कर छीन लेने का और मार देने का नाम नहीं है। तो बहादुरी अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें और ये सोचे रखें कि आपको देखा जा रहा है, तो आप यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एवरी डे। कोई वजह नहीं कि आप नाकाम हो। ऑल राइट सर। सर, अहमद अली भट्ट से कोई राब्ता हुआ आपका पॉडकास्ट के बाद? कोई इस तरह की बातचीत हुई हो? क्या होना था उसके साथ राब्ता? वो बेचारा खुद शर्मिंदा होगा कि पहले मैं कर की बैठा। ही नेवर मेंट कि ये, मतलब आई एम श्योर अहमद भट्ट जो है, बल्कि उसको अगर आप देखें ना, उसकी हालत, सोहेल के सामने बैठा हुआ, वो जो कह रहा था कि यही उन्होंने कहा है, जैसे एक सहमा सहमा बच्चा एक देव कामत आदमी के सामने बैठा हुआ कह रहा है, जी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात इस तरह नहीं, इस तरह थी। तो वो इस वक्त सरासीमगी के, इस वक्त एक घबराहट के और हिचकिचाहट के आलम में होगा। वो बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा ही नफीस आदमी है। जुनैद इकबाल से भी मैंने सवाल किया था, वही सवाल आपसे पूछूंगा कि वाकई मिठाई का डब्बा लेके आए थे? और एक और इसी के अंदर ऐड करूंगा कि वो उनके बकौल, सुहेल अहमद साहब के बकौल, वो कह रहे थे कि 1974 में वो फौत हो गए थे और आपकी मुलाकात 80s में जाके हुई, डॉक्टर फ़कीर जो थे। तो इसमें क्या हकीकत है सर? कुछ इस पे भी रोशनी डालें जो लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये नहीं, लोग नहीं जानना चाहते, ये आप खामखा मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप मेरा व्लॉग क्यों नहीं देख लेते? बड़ी डिटेल्ड मैंने जवाब दिया हुआ है। ठीक सर, उसका सारा जवाब बड़ी डिटेल्ड है भैया। और उसमें वाकई वो डब्बा नहीं लेकर आए थे मिठाई का, टोकरा लेकर आए थे। वो अपने भाई के रेफरेंस से कह रहे थे, अपने भाई का तस्करा, जो उर्दू के उस्ताद थे। तो मुझे नहीं याद रही चीज़ें, मैंने उस वक्त मेरे जहन में वो नहीं रहा। मैंने कहा शायद ये, क्योंकि वो एक बड़ा नाम था लिटरेचर की दुनिया में, तो शायद उनके रेफरेंस से। लेकिन वो ये मिस जो है ना, ये मेमोरी का मसला था। को मिस कोट नहीं किया था, को गलत बयानी नहीं थी। अल्फाज आगे पीछे जो होते हैं, नाम आगे पीछे जो होते हैं, वो थे। आफ्ताब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने तमाम तर चीज़ों पर रोशनी डाली है। उन्होंने सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर भी जवाब दिए इस इंटरव्यू में, और साथ साथ उन्होंने ईमानुल्लाह के बारे में बताई कुछ चीज़ें जो कि क्लेरिफिकेशंस उन्होंने दी कि इस तरह से होता था जब वो वॉशरूम का कहते थे, और तमाम तर चीज़ें उन्होंने ये भी बताई। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो फुल थ्रॉटल के साथ एक प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत से बड़े आर्टिस्ट होंगे। तो सर, बहुत शुक्रिया। होप आपने एंजॉय किया होगा इस इंटरव्यू को। अपना ख्याल रखिए और अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।